तो हेलो बच्चों, कल आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए लास्ट मोमेंट पे क्या हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो उसमें मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स जैसे उसमें क्वेश्चंस देखे, तो उनसे ये आइडिया लिया कि जो काउंटिंग नंबर्स वाले हैं उनके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पिछले साल के जो पैटर्न है उसमें जो नंबर हमें जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा है या नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछा, तो उसके क्वेश्चंस को हमें डायरेक्टली कैसे करना है, क्योंकि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इतना एनालाइज करके उसका फॉर्मूला बना सकें। तो उसके लिए डायरेक्ट मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में ऐसी कराने वाला हूं जिनसे आप पूरा एक ओवरव्यू ले लोगे टर्म 1 सिलेबस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। तो देखो, एक ए सेट है, अगर इस पे हमें रिलेशंस पूछा है कि नंबर ऑफ कितने रिलेशंस बनेंगे, तो याद रखो नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, रिलेशंस जो भी कुछ आएगा वो हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट आएगा। और इसके ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट कितने होंगे, तो पहले ये पता करो कि ए क्रॉस ए में कितने, ए में अगर n एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n, तो ए क्रॉस ए में हमारे n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। और याद करो कि पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि पावर सेट हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर n। तो ए क्रॉस ए के पावर सेट में क्योंकि पॉसिबल सबसेट से हमारा रिलेशन बनेगा, तो 2 to the power n square is total number of relation defined on A set। A set पे total number of relation हमारे 2 to the power n square बनेंगे। ठीक है, तो यहां से ये बात क्लियर हो गई। तो total number of relations, जब कोई सेट में n एलिमेंट्स हो, total number of relation on a set A containing n elements। ठीक है, तो n एलिमेंट जिस सेट में कंटेन करता है उस पे पॉसिबल रिलेशंस हम कितने बना सकते हैं, तो आंसर इज 2 टू द पावर n स्क्वायर। इसके चांसेस हैं आने के, अगर पेपर आसान आया तो ये क्वेश्चन कंफर्म है आना। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप जानते ही हो, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दोगे। अगर मान लो कि हमें कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे k हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं, और हमें निकालना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, तो यहां पर हम कैपिटल ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a हमने कितना लिया, एग्जांपल के तौर पे 5 लिया, तो जब n की वैल्यू सीधे सीधे आप रख दो तो 2 टू द पावर 5 स्क्वायर माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 25 माइनस 5, 2 टू द पावर 20। ये बहुत बड़ा ले लिया, इतना छोटा ही आएगा। फिर इसके बाद बात आती है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, जो आपको 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n दे देगा। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट, 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ध्यान से फॉर्मूला देख लो, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये पूरा पावर में है, ये पूरी चीज हमारी पावर में है। तो अगर किसी सेट में मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 3 हैं, तो हम नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 बाई 2, ये कितना आ गया, 2 टू द पावर 3 इंटू 4 बाई 2, 2 से 4 कैंसिल, 2 टू द पावर 6 यानी कि 64। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हमारे आ गए 64 बाय यूजिंग द फॉर्मूला ये वाला। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके बाद जो आसान क्वेश्चन आ सकता है कि 2 एलिमेंट्स दिए हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से कि हमें अगर नंबर ऑफ 1 फंक्शन पता करना है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और क्योंकि आसान क्वेश्चन है इसलिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो चलो देखते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, अगर कोई सेट A है और कोई सेट B है, सिचुएशन देख लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज m, मान लो इसमें m एलिमेंट्स हैं, और मान लो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज n एलिमेंट्स हमारे B सेट में है, कैपिटल N,
और m एलिमेंट्स हमारे a सेट में है। बहुत ध्यान से समझना, यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन दिया है कि m हमेशा n से छोटा हो या बराबर हो, m हमेशा n से छोटा हो या बराबर हो। अगर ये है तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। तो क्यों नहीं कर पाओगे? देखो, अगर m एलिमेंट्स ऐसे हैं, मान लो 4 एलिमेंट लिए और इसमें हमने 3 एलिमेंट लिए, तो आप 1-1 फंक्शन बना नहीं पाओगे, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। m अगर n से बड़ा है तो आप 1-1 फंक्शन नहीं बना पाओगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज चाहिए, तो यहाँ एलिमेंट ज्यादा है और इमेज कम है, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो या तो b सेट में a सेट के बराबर एलिमेंट्स हो, जितने a में एलिमेंट्स हैं उतने b में हो, या फिर a में ज्यादा एलिमेंट्स ना हो, a में कम एलिमेंट्स हो एज कंपेयर टू b। ठीक है, तो b में ज्यादा ले लेंगे तब भी कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे npm, दिस इज परमुटेशन, और फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस m फैक्टोरियल, n माइनस m फैक्टोरियल। तो इस पे क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लो किसी सेट में कोई a सेट है, उसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिए मान लो 3, और b सेट में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिए 4, तो बताओ नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितना होगा? तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कहो या इंजेक्टिव फंक्शन कहो, तो ध्यान रखना पहले ये चेक करोगे कि a में जो एलिमेंट्स हैं वो b में जो एलिमेंट्स हैं उससे कम होने चाहिए, तो ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो n की वैल्यू बेटा कितनी हुई? n की वैल्यू हमारी हो गई 4 और m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ npm, मतलब 4p3 आंसर होगा। अगर डायरेक्ट ऑप्शन है तो आप ऐसे मार्क कर सकते हो, नहीं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल आंसर इज 24। कैसे हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी बात इसकी कि जिसमें हमने रिलेशंस और फंक्शन में जो काउंटिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील किया जाए वो कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। 100% मान के चलो इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन कल एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा सैंपल पेपर में भी आया था। तो चलो इक्विवेलेंस क्लास निकालना और सीख लेते हैं, और फिर रिलेशन फंक्शन को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। इससे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व कर ही ली होगी, तो ये क्वेश्चंस आपको तीनों अच्छे से 4 क्वेश्चन ये वाले तैयार कर लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, हमें अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और एक तो देखो कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, फाइंड, इसमें क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 and 1 on the relation or equivalence relation defined on the set of integers। याद रखना सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन किया गया, तो एक रफ में हमेशा एक आइडिया ले रखना कि इंटीजर पे हमने डिफाइन किया। और रिलेशन देखो कैसा है, इसमें वो ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट a माइनस बी हमारा इवन इंटीजर हो। तो अगर इस रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आते हैं जिनमें 2 ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है दैट शुड बी इवन इंटीजर, तो अगर हमें 0 की क्लास बनानी है, याद रखो 0 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, नोटेशन ये रहा, अगर 0 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, इसका मतलब इस क्लास में सिर्फ वही मेंबर आएंगे, किसके? इंटीजर, सिर्फ वही इंटीजर आएंगे जो 0 से रिलेशन रखते हैं। यानी कि ये एक सेट होगा x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट x और 0 आपस में रिलेटेड होने चाहिए। अब इस रिलेटेड होने का क्या मतलब है कि x माइनस 0 इवन इंटीजर होना ही चाहिए। तो अगर इवन इंटीजर होना चाहिए, ये डिफरेंस इवन इंटीजर कब होगा? x माइनस 0, जब x खुद एक इवन इंटीजर हो। अगर ऑड इंटीजर हुआ तो जैसे 1 लिया तो 1 माइनस 0 1 हुआ, 1 इवन नहीं है तो इसकी क्लास में नहीं बैठेगा। तो इसकी क्लास में कौन बैठेगा? 0 बैठेगा, 2 बैठेगा। कैसे पता करना है? 2 माइनस 0 इज 2, इवन है, हाँ बैठेगा 2, और माइनस 2 माइनस 0 वो भी इवन है, तो प्लस माइनस 2 बैठेगा, प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा एंड सो ऑन। ये सारे क्लास ऑफ 0 में आएंगे, क्योंकि ये 0 से ये सारे एलिमेंट रिलेशन रखते हैं। रिलेशन रखने का मतलब क्या है कि
इस जीरो का और इन एलिमेंट्स का 1 2 जैसे 2 लिया 4 लिया 6 लिया, इन सब का जो डिफरेंस है दैट इज इवन इंटीजर। रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अगर हमें क्लास ऑफ 1 निकालना है, इसका मतलब क्या है कि इसमें वो इंटीजर आएंगे जो 1 से रिलेशन रखते हो। रिलेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, x r1 लिख लिया हमने। रिलेशन रखने का मतलब क्या है कि x माइनस 1 इवन इंटीजर होना ही चाहिए। तो अगर x माइनस 1 इवन इंटीजर होना चाहिए तो इसमें क्या 1 आ सकता है? 1 माइनस 1 0, यस बिल्कुल आ सकता है क्योंकि 0 इवन इंटीजर है। तो क्लास ऑफ 1 में 1 आएगा क्योंकि 1 इस 1 से रिलेशन रख रहा है, यानी कि 1 माइनस 1 का डिफरेंस 0 है। क्या इसमें 2 आ सकता है? 2 माइनस 1 इवन नहीं होता, 2 नहीं आएगा। 3 आ सकता है? हाँ आ सकता है। 3 माइनस 1 2 होता है। क्या माइनस 1 आ सकता है? माइनस 1 माइनस 1 भी आ सकता है, यानी प्लस 1 भी आएगा माइनस 1 भी आएगा, प्लस 3 भी आएगा माइनस 3 भी आएगा, प्लस 5 भी आएगा माइनस 5 भी आएगा। तो ये सारे क्या हो गए हमारे क्लास ऑफ 1 में एलिमेंट्स आएंगे। तो आई होप कि इक्विवेलेंस क्लास बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी तुम इक्विवेलेंस क्लास निकालो उस एलिमेंट को और उस रिलेशन को ध्यान से देखो, क्योंकि रिलेशन में ऑर्डर पेयर होता है। इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे जो उस एलिमेंट से रिलेशन रखेंगे जिसकी हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ मैट्रिसेस के क्वेश्चन। कुछ ऐसे मैट्रिसेस के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो चलो देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में इसको रिवीजन करते रहना। तो इसके बाद बात करते हैं जो हमारे मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट के साथ मिक्स्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दैट इज वो देखो क्या है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमारा है फॉर्मूला a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू in। ये ध्यान रखना, ये इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे मैट्रिसेस में आपके एग्जाम के लिए कोई नहीं है। तो इसमें क्या ऐसी खास बात है, देखो ध्यान से कि एक तो ये आपको जो इंफॉर्मेशन बता रहा है पहले उसको ध्यान से देख लो कि a और एडजॉइंट a आपस में ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एक ये प्रॉपर्टी हो गई, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि a और एडजॉइंट a कम्यूटेटिव होता है। मान लो यही एग्जाम में आ गया तो आप यूज कर सकते हो, यानी कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a होगा। दूसरी बात, जब भी आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a पूछा जाएगा तो आप इस रिलेशन को यूज करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो कि एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 1, जहां पर n जो है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना हो किसका, एडजॉइंट a का, तो वो डिटर्मिनेंट a के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1। इसके बाद बात करते हैं, देखो अगर आपको अब एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो a है वो हमारा 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक बात, वो कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटर्मिनेंट a आपको फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट a आपको फाइंड करना है। और क्या दिया है कि a इंटू एडजॉइंट a 10i है। ठीक है, अब उसने in नहीं दिया, अब उसने दिया कि ये 10i है। तो यहां पर ये अंडरस्टूड है कि अगर a का ऑर्डर 3 है, a का ऑर्डर 3 है तो इस i का भी ऑर्डर 3 होगा, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू i3। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से, आपको निकालना क्या है डिटर्मिनेंट a। तो यहां पर क्या होगा कि आप फॉर्मूले से कंपेयर कर दोगे, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i यहां पर क्या है 3x3 का है, क्योंकि ये a 3x3 का है तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से ही आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10। ठीक है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 10 आ गई, तो ये एक आंसर हो गया। और इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें ये पूछ सकता है कि बताओ अच्छा एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या है, बताओ अच्छा एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या है। तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हो, डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1, n माइनस 1, जहां पर n क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, 10 निकाली, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू n की वैल्यू 3 है, तो 10 टू द पावर 3 माइनस 1, 10 स्क्वायर, आंसर आ गया 100।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मालूम करी और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की भी वैल्यू पता करी। तो इस इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन का आना 100% तय है, क्योंकि यही एक इक्वेशन है जिससे आप फॉर्मूला भी निकालते हो ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का मैं रिकॉल करा दूं तो इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हो एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। और मैट्रिसेस में इतना ही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस का आप जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब कॉम्यूटेटिव होता है कब नहीं होता है, तो ये छोटे छोटे रिजल्ट याद कर लो। जैसे मान लो कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है, एक ही रिजल्ट हो गया। डिटर्मिनेंट, अब आपको अगर इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एक ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रिजल्ट हैं, अभी मेरे माइंड में आते जाएंगे, मैं आपको रिकॉल कराता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक रिजल्ट ये भी होता है, क्योंकि ट्रांसपोज आप पढ़ते हो, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, इट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख देते हैं, तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। फिर इसी तरह हमारा ए बी का जो इनवर्स होता है वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनमें गलती हो सकती है। तो आप इन रिजल्ट का एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है। और मैट्रिसेस में हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता ही होगा, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो अभी के लिए उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो फिलहाल एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, अगर क्वेश्चन आया तो आपको इसी से मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मैट्रिसेस के एक काउंट करने वाले कि मैट्रिसेस कितनी पॉसिबल हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है और सैंपल पेपर्स बहुत सारे जितने भी हैं सब में एक ही टाइप के वैसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें भी सब में दे रखा है, तो मैं उसको भी रिवाइज करवा देता हूं। तो बहुत ध्यान से देखना कि ये कह रहा है कि कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगी। मान लो तो क्वेश्चन पहले लिख लो, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है अभी भी, मैं जितनी भी चीजें करा रहा हूं वो सब काम की हैं, कल आपको इससे क्वेश्चन मिलना चाहिए। उम्मीद ही कर सकते हैं, 100% पता तो किसी को नहीं होता है क्या आना पेपर, बट फिर भी इनमें से क्वेश्चन मिल सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस आपको पूछा है कि वो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस होंगी, किसकी, कितने ऑर्डर की। भाई मैट्रिक्स से पूछेगा तो ऑर्डर तो देगा ही, 2x3 ऑर्डर दिया है और कह दिया है विद एंट्रीज 0 and 1, यानी कि 0 और 1 से तुम कितनी 2x3 की मैट्रिसेस बना सकते हो। तो देखो 2x3 की मैट्रिसेस कैसी होती है, 2x3 2 रो 3 कॉलम, यानी कि एक एलिमेंट यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। टोटल कितने एलिमेंट तुमको जरूरत है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड। मैट्रिसेस बनाओगे तो एलिमेंट तो चाहिए, तो 6 चाहिए, तुम्हें 6 एलिमेंट चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि तुम 0 और 1 का ही यूज करो, मतलब या तो यहां 0 रखो या 1 रखो, या तो यहां 0 रखो या 1 रखो, यानी कि तुम्हारे पास हर एक एंट्री के लिए 2 चॉइस हैं, हर एक एंट्री के लिए 2 चॉइस हैं। एंट्री हो गई 2, नंबर हो गए 2, 0 और 1, और तुम्हें टोटल 6 एंट्री भरनी है। तो हर एक एंट्री के लिए, हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। तो तुम क्या करोगे, सीधे से इसके लिए 2 चॉइस, एंड इसके लिए 2 चॉइस, एंड इसके लिए 2 चॉइस, एंड इसके लिए 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस। तो टोटल कितने जो ज्यादा हो गया, 3 3 6, क्योंकि 6 एंट्री है ना, तो आंसर आ गया 2 की पावर 6। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि एक एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 नंबर दिए थे, तो एक के लिए 2, दूसरे के लिए 2, दूसरे के लिए 2, क्योंकि सबके लिए 0 और 1 रख सकते हो ना। तो ऐसी आप टोटल 64 मैट्रिसेस बना सकते हो 2x3 की, जिसमें 0 और 1 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो हम काउंट करने को सीखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने इन सब चीजों में मैट्रिसेस में काफी कुछ बता दिया है। अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको खुद रिवीजन करना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज का खेल है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी देन काम हो जाएगा। तो उसमें कुछ चीजें आप लिख सकते हो, जैसे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर कोफैक्टर की प्रॉपर्टीज, कोफैक्टर निकाला कैसे जाता है वो पता होना चाहिए। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ए निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, डिवाइड कर दोगे। एडजॉइंट ए कैसे आता है, पहले बनाओगे कोफैक्टर मैट्रिसेस, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, उसका ले लोगे ट्रांसपोज। ध्यान रखना, ट्रांसपोज लिखना मत भूलना।
कोफैक्टर निकालोगे और ट्रांसपोज निकालो। कोफैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे आपको कोई भी एंट्री निकालनी है कोफैक्टर की, तो -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे। अब जैसे मान लो ए आई जे को तुम ले लो, a12 लिया तो -1 की पावर 1 + 2 बनेगा और माइनर ऑफ a12। अब माइनर तुम निकालना जानते हो, माइनर का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट का रो छोड़ दो, एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ दो। जैसे मान लो इसका माइनर निकालना है तो इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है तो इसके केस में नहीं निकलेगा। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका माइनर निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका माइनर निकालना क्या करोगे, इसका रो छोड़ दोगे, इसका कॉलम छोड़ दोगे, तो बचेगा केवल ये आपका माइनर हो गया। इसी तरह आप हर एलिमेंट के लिए निकालते हो, फिर कोफैक्टर के लिए उसके साइन स्कीम से मल्टीप्लाई करते हो। जल्दी करने के लिए आप एक टेबल बना सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डायरेक्ट ये साइन आप यहां पर यूज कर सकते हो और माइनर निकाल सकते हो। तो कोफैक्टर, एडजॉइंट, ये सब आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बातें। इनवर्स वाले में आप किस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखोगे वो भी मैं बता देता हूं। इनवर्स वाले में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर 2 है हमारा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें क्या करोगे कि सबसे पहले देखो सबकी प्रिंसिपल वैल्यू याद कर लो, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू याद कर लो, साइन इनवर्स की, कॉस इनवर्स की, टैन इनवर्स की, सेक इनवर्स की, कोसेक इनवर्स की, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू याद कर लो। और जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, मान लो साइन इनवर्स -½ आया, तो पहले ये पता करो साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, साइन की टेबल में +1/2 कब आता है, साइन 30 होता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है ना वो -90 से +90 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स की नेगेटिव वैल्यू कब होगी, जब एंगल नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन ऑफ -θ इज -sin θ, तो क्या हो जाएगा, सीधे से आंसर -30 आ जाएगा। अगर ये रेंज कुछ और होती तो हम क्वाड्रेंट से उसमें भी निकाल पाते। तो ये सब आप खुद रिवीजन करोगे, क्योंकि ये सब एक दिन में आप सीख भी नहीं सकते हो, और आपने पढ़ा होगा तभी आप इन चीजों को कर पाओगे। अब हम उस पोर्शन की तरफ चलते हैं जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, उसको भी आप कैसे सीख सकते हो बहुत जल्दी। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर 5। उस चैप्टर 5 में हम बताते हैं, आपको 2 चीजें बताते हैं। एक तो आते हैं हमारे कंटिन्यूटी और एक आती है हमारी डिफरेंशियबिलिटी। कैसे आप इनको अभी सीख सकते हो और क्वेश्चन कल सही कर सकते हो वो समझ लो। आपको कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, LHL, RHL और F ऑफ A वो पॉइंट है जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना जानते हो, राइट हैंड लिमिट निकालना जानते हो, और उससे बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डायरेक्ट फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप F ऑफ A माइनस h निकालोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस h निकालोगे, और f ऑफ a का मतलब क्या हुआ कि a जो नंबर होगा, जो पॉइंट होगा, उसको आप फंक्शन में रख दोगे, आपको f ऑफ a पता लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी में आपको 2 चीजें चाहिए, LHD और RHD। यही 2 चीजें जो हैं उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकालो a पर, तो आपको अगर फंक्शन कुछ ऐसा दिया हो कि एक फंक्शन दिया है और उसकी अलग अलग रेंज में दिया हो कि x 0 से 1 है, x हमारा 2 से 3 है, इस तरह से फंक्शन अलग अलग दिए हो आपको, उस केस में ये आपको करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले ही पता करोगे ना कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट होने के लायक है भी या नहीं है। अगर है तो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले पता करना पड़ेगा LHD। तो LHD का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। याद रखना यहां माइनस होता है, बच्चे यहां प्लस कर देते हैं, ये मत करना, यहां पर माइनस होता है। ठीक है, LHD RHD क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस a f a डिवाइडेड बाई h। इस पोर्शन को मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया LHD RHD। जब ये दोनों लिमिट सेम आ जाएं, समझ लेना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल। लेकिन अब मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूं, देखो जैसे हमारे पास फंक्शन है fx इक्वल टू mod x, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, कोई इशू नहीं है, याद रखना ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी कब ब्रेक होती है, जैसे 1/mod x ले लिया, अब कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 वहां कंटिन्यूटी फेल हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा हमेशा कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉडुलस फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मॉड x के अंदर क्या है, x है, तो इसको 0 कर दो यानी कि ये पॉइंट पे फंक्शन मॉड x
इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिमाग में बैठा लो एकदम, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है x इक्वल टू 0 पर। अगर मान लो कोई फंक्शन आता मॉड x माइनस 1, तो पता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है सब जगह, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्योंकि x माइनस 1 को 0 करोगे x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। याद रखना x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको कोई फंक्शन पता लगा वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आप डिफरेंशिएबिलिटी उसकी चेक नहीं करोगे। याद रखना कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। उल्टा सोचो, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है 100% फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये दोनों पोर्शन जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना देखो, उसके बाद चेन रूल रिवाइज कराते हैं। ठीक है, आई होप कि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी क्लियर हो गई होगी। बाकी इसमें k की वैल्यू जो फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप कर लेना, एनसीईआरटी में 1-2 दिए हुए हैं, जस्ट अभी रिवाइज करो तुरंत। कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन वो 100% है, आना ही आना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, ठीक है। एक हल्का सा क्वेश्चन मैं दे भी सकता हूं, एक मान लो हमने कोई फंक्शन लिया f(x) इक्वल टू sin x by x when x is not equal to 0 और k when x is 0। तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए इसकी क्या चाहिए, LHL चाहिए, RHL चाहिए, f(0) चाहिए, क्योंकि 0 पे चेक करने वाले हो। तो LHL RHL यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी 0 पर sin x by x is 1 और f(0) क्या है, k है। ध्यान से देखो तो k की वैल्यू 1 हो गई। तो k की वैल्यू 1 अगर है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, अगर k की वैल्यू 1 के अलावा कोई और हुई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके डिफरेंशिएबिलिटी के चांसेस हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस है फंक्शन फॉर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू कोई वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी रखी, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, फंक्शन की कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, इस पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आइडिया ये है चेक करना है आपको कंटिन्यूटी आती है या नहीं आती। एग्जाम में क्वेश्चन वही आते हैं जो आप कर पाएं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं जो आप नहीं कर पाएं, प्रोवाइडेड आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रखे हैं। तो चेन रूल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चेन रूल में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं बताता हूँ आपको चेन रूल का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। जैसे मान लो 1/2x - 3 दिया है, 3-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। sin x² दिया है, sin² x दिया है और tan³ दिया है, log tan x दिया है, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। तो चलो पहला देखते हैं, 2x - 3 की पावर हम लिखेंगे इसको -½ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ये x की पावर n से कंपेयर होगा, फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n को डिफरेंशिएट कैसे करते हो, nx की पावर n-1, तो क्या हो जाएगा n-1/2 x की पावर n-1, तो -½ - 3/2 इंटू d/dx ऑफ दिस वन। क्यों, क्योंकि x से रिप्लेस हुआ टर्म है, फॉर्मूले की जगह ये आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। तो ये पहला डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो आंसर लिखोगे -2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x - 3 की पावर -3/2। sin x², तो sin x² आप किससे कंपेयर करोगे, sin x से कंपेयर करोगे, x की जगह कौन आया x², तो sin x² का क्या हो गया cos x², x की जगह कौन आया x², तो इसका दोबारा कर दोगे 2x, खत्म हो गया। sin²x, अब आप इसको लिखोगे sin x²। याद रखना ये दोनों टर्म 0 इक्वल नहीं है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो पहले इसको कंपेयर करोगे x की पावर n से, तो 2 sin x की पावर 2-1 और x की जगह कौन आया sin x का दोबारा कर दोगे cos x, काम खत्म हो गया। tan³ का करोगे तो पहले लिखोगे tan x का होल क्यूब, तो लिखोगे 3 tan² x, और क्योंकि x की पावर n से करोगे तो x की जगह कौन आया tan x आया, तो tan x का दोबारा कर दोगे sec² x, ठीक है। log tan x का देखो, इसको log x से कंपेयर करोगे
तो log x से x इज रिप्लेस बाई tan x, तो क्या हो जाएगा, पहले log का 1/x, x की जगह कौन है tan x, और tan x का दोबारा करोगे sec स्क्वायर x, तो साइन कॉस में चेंज कर सकते हो अगर जरूरत हो तो। ज्यादातर क्वेश्चन जिनमें tan वैन हो, tan cosec sec cot हो, साइन कॉस में चेंज करके देख लो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इतने क्वेश्चन से आपका चेन रूल अच्छी तरह से रिवाइज हो गया। अब चलते हैं आगे हम लोग अपने बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर में, जिसका नाम है एओडी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं, टैंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा से केस स्टडी एक्सपेक्टेड है, बस ऐसा नहीं है कि उसी से ही आएगी, केस स्टडी किसी से भी आ सकती है, खासकर मैट्रिसेस से आ सकती है, रिलेशन फंक्शन से आ सकती है, इनवर्स से भी आ सकती है, बट चांसेस ज़्यादा है मैक्सिमम मिनिमा, क्योंकि हर बार सैम्पल पेपर इन सब जगह मैक्सिमम मिनिमा की दी होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और एलपीपी रिवाइज करने के लिए आप मेरे उस पे चैनल पे आप देख सकते हो, टाइप कर दो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गणित योगी, आपको वीडियो मिल जाएगा, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर टाइप कर दो, वीडियो मिल जाएगा। तो वो चीज़ तो वहाँ से रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 से 20 मिनट एक प्रॉब्लम में रखता है कि अगर आपको एलपीपी में वाकई में दिक्कत है तो एक वीडियो से मेरा काम चल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगा। तो चलो देखते हैं क्या देखते हैं। एओडी में हम आपको 3 चीज़ें बताएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। पहला है हमारा टैंजेंट एंड नॉर्मल। देखो टैंजेंट नॉर्मल में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व सच दैट द टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सच दैट द टैंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। तो याद रखो 2 ही केस बनते हैं। देखो कोई कर्व है ये, तो ये टैंजेंट होता है और ये नॉर्मल होता है, कुछ ज़्यादा वैसा बन गया, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया, टैंजेंट और ये नॉर्मल। तो टैंजेंट और नॉर्मल दोनों, ये टैंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। टैंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो m1 हम मानेंगे हमेशा टैंजेंट का स्लोप, m2 मानेंगे हमेशा नॉर्मल का स्लोप, ठीक है। और एक कर्व दिया है y = fx, तो आप क्या प्रोडक्ट लगाओगे, m1 × m2 = -1। ये रामबाण है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो याद रखो, दिस इज कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, मतलब अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है, क्योंकि टैंजेंट और नॉर्मल 2 लाइन्स ही हमारे पास, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। मान लो अगर कहे क्वेश्चन में कि m1 और m2 बराबर है, मतलब क्या हुआ कि यहां पर स्लोप्स इक्वल है, स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि 2 लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, 2 लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, 2 लाइन पैरेलल हैं। तो चलो फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। y - y1 = dy/dx x - x1, x × x1 y1 और x - x1। ध्यान से फॉर्मूले को समझ लो, बहुत काम आसान हो जाता है। ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट है, किस पॉइंट पर, x1 y1। क्यों, क्योंकि ये x1 y1 जो पॉइंट है, इसी पर हमने टैंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। अगर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड करने को आए तो आप ये देखो कि जिस पर टैंजेंट फाइंड करनी है वो पॉइंट कहाँ है, ठीक है। और ध्यान रखना, जो ये पॉइंट होता है ना, ये कर्व पर भी लाई करता है, तो कर्व को भी इक्वली सेटिस्फाई करेगा और टैंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर पॉइंट पूछा है तो पॉइंट को कर्व में लाई करा दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ये टैंजेंट की इक्वेशन है एट द पॉइंट x1 y1। याद रखना, एट द पॉइंट, टैंजेंट एट द पॉइंट है, ठीक है, टैंजेंट एट द पॉइंट। तो डेरिवेटिव निकालोगे एट द पॉइंट, तो पहले dy/dx निकालोगे, उसमें x1 y1 लाई करा दोगे। लाई कराने का मतलब क्या होता है, x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो। अगर y नहीं है तो कोई बात नहीं, x की जगह x1 रख देंगे। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट whose slope is dy/dx at the point x1 y1 and at the point x1 y1। किस पॉइंट पर टैंजेंट निकाल रहे हो, तो कंडीशन हो गई। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, -1/dy/dx at x1 y1 into x - x1। ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। अब दूसरा सवाल, अब देखो केस बनाता हूं। तो पहला केस बनाता हूं, बहुत ध्यान से समझना कि टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई आंख बंद करके स्लोप को 0 कर दो, एट x1 y1 स्लोप को 0 कर दो, इसको सॉल्व कर लो, कोई ना कोई कंडीशन मिल जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाए तो थोड़ा सा मुश्किल है समझना इस टाइम पर, बट अगर क्वेश्चन थोड़े बहुत भी लगाए तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, वहां याद आ जाएगी कि अगर टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप को 0 कर दो। अगर टैंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, देखो कितना बढ़िया केस बता रहा हूं, केस 2, अगर टैंजेंट इज
पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो भैया टेंजेंट का स्लोप उठाओ और इसको इन्फिनिटी के बराबर कर दो, मतलब 1/0 के बराबर कर दो। 0 क्रॉस प्रोडक्ट इधर करोगे, इसको उधर चलोगे, तो dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 आपको मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा dx/dy एट x1 y1 इक्वल टू 0। सीधे सीधे ये कंडीशन मारो कि अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, नहीं तो आप खुद बना सकते हो, आपको अगर स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का आइडिया है तो ये टेंजेंट नॉर्मल में मेरे ख्याल से इतना ही। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व है, जब भी आपको फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वाले क्वेश्चन मिले उस पॉइंट को x1 y1 मानो, कर्व में लाई कराओ, कंडीशन लगाओ, या तो ये कंडीशन लगेगी या ये लगेगी, काम खत्म। अगर बोल रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, मान लो बोला टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, चलो यहां से ये फॉर्मूला हटा देते हैं। टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो लाइन मान लो दिया है, तो लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 दिया है, तो इससे क्या करो, y की वैल्यू निकालो। y कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा -3x/4 प्लस 11/4, तो यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे, स्लोप मिलेगा -3/4। और दो अगर कहा गया है कि टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन है, टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन है, तो लाइन का स्लोप टेंजेंट के स्लोप के बराबर रख दो, x1 y1 उसमें पॉइंट लाई करा दो, किसमें, कर्व में, लाइन का। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे, dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। dy/dx किसको करोगे, कर्व को करोगे, याद रखना ये सारी बातें, ठीक है। खत्म हो गया। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने बनाते हैं, जिससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को क्विकली कैसे सीखें। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा तो भैया उसका डेरिवेटिव सीधे उठा के ग्रेटर देन 0 कर देना, डेरिवेटिव उठा के ग्रेटर देन 0 कर देना, किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है कंडीशन ये लगानी है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो कंडीशन लेस देन 0 लगानी है, ठीक है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0, इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। मान लो एक क्वेश्चन है, fx इक्वल टू आपको दिया है sin x, सीधे ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं, आसान क्वेश्चन आप जानते होगे करना, sin x, ठीक है। इन इंटरवल ले लो 0 to π/2, दूसरा इंटरवल ले लो π/2 to π, तीसरा इंटरवल ले लो 3π/2 to नहीं π/2 से π ले लिया, तो अभी ले लो π से 3π/2, d ले लो 3π/2 से 2π, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तुमको ये सोचना ही नहीं है कि क्या करना है, सीधे सीधे अगर उसने कहा कि इंटरवल फाइंड करो, बताओ इस इंटरवल में डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, तो सब में बना के देख लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, देखो कॉस एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव बाकी सब में क्या है नेगेटिव, हर क्वाड्रेंट में नेगेटिव, केवल फर्स्ट और फोर्थ में डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीज करेगा, 3π/2 से 2π में fx इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीज करेगा, π/2 से पाई में fx इक्वल टू साइन एक्स डिक्रीज करेगा, पाई से 3π/2 में fx इक्वल टू साइन एक्स डिक्रीज करेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, बहुत लोग ये मार्क करके चले आते हैं, गलती मत करना। जो ओरिजिनल फंक्शन दिया उस पर टेस्ट लगा रहे हो, डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन का करोगे, डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हो फंक्शन पे, ठीक है, ना कि उसके डेरिवेटिव पे। तो ये हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बहुत लोग नंबर लाइन में कंफ्यूज रहते हैं, देखो कोई फंक्शन आपको दिया हो, मैं आपको बता दूं ध्यान से, इसका डेरिवेटिव निकालो। मान लो इसका डेरिवेटिव आया x-1 x-2 और x भाई आ गया, मान लो ये आ गया x आ गया, x इंटू x-1 इंटू x-2 आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, इसके डेरिवेटिव जब निकालोगे तो आप इसमें क्या नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, नंबर लाइन बनाओ, तो सबको 0 करो, x इक्वल टू 0 1 2 और साइन स्कीम लगाओ, 2 से बड़ा रखो कोई नंबर x की जगह 3 रखा, 3 -1 3 -2, ओवरऑल पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव मिलेगा, 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव मिलेगा, 0 से कम में नेगेटिव मिलेगा। इस तरह से आप साइन स्कीम बनाओगे। अभी मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमा की तरफ। तो मैक्सिमम मिनिमा में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वो छोटा टॉपिक नहीं है, सीधे आपको टेस्ट बता दे रहा हूँ, बाकी आप एक तो क्वेश्चन देख लेना, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जाओ प्लेलिस्ट में रिवीजन वाले वीडियो में उठाओ, लगभग सबके वीडियो बने हुए हैं जिसमें आप क्वेश्चन देख सकते हो। सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करता,
कर भी नहीं पाता हूँ, इतना टाइम नहीं होता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो आप देख सकते हो, उससे सीख सकते हो। चलो पहले आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, एफ एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, इसको जीरो कर दो और साइन स्कीम फॉलो कर लो, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, काम खत्म। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ध्यान रखो, मेन काम उसी का है। एफ एक्स से निकालोगे एफ डैश एक्स, इसको जीरो करोगे, एक्स के सोल्यूशन आएंगे, एक्स इक्वल टू अल्फा 1, एक्स इक्वल टू अल्फा 2। मान लो 2 सोल्यूशन आए, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, इस पे निकालो एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव का साइन निकालो, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। एक बार x इक्वल टू अल्फा 1 रखो, मान लो तुमने x की जगह अल्फा 1 रखा और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू अल्फा 1। ठीक है, और एक बार तुमने f डैश x इक्वल टू अल्फा 2 रखा और ये पॉजिटिव आ गया, तो आप बोलोगे मिनिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू अल्फा 2। ये देखो, ये पता लगा इससे कि मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है कि मैक्सिमम मिल रहा है एट द पॉइंट, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी। मान लो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 को फंक्शन में रख दोगे, तो अल्फा 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, f ऑफ अल्फा 2 इज द मिनिमम वैल्यू। तो ये रहा जो मैं आज के दिन एफर्ट कर सकता था। तो आप इतना तैयार करो और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टुमारो एग्जाम। और टर्म 2 का सिलेबस मैं आपको पूरा कराऊंगा। वैसे भी बहुत सारे चैप्टर्स के पूरे पूरे सॉल्यूशन बने हैं, बट उससे काम नहीं बनेगा। मैं उनके छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। जैसे टर्म 1 के मैंने कॉन्सेप्ट आपको आज पूरे 6 चैप्टर के लगभग बता दिए इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो जस्ट इसको रिवाइज करो और कल बहुत अच्छे से एग्जाम दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।